हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए है, बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए। हम लोग का टॉपिक चल रहा था शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत हमने उसका अर्थ पढ़ा, उसके कार्य जिस प्रकार से हमने व्यक्तिगत परामर्श में या निर्देशन में ध्यान दिया था कि उसके कार्य क्या थी कि एक बालक को किस प्रकार से सामाजिक और व्यक्तिगत वातावरण में अपने आप को समायोजित करना है। उसी प्रकार से शैक्षिक निर्देशन की भी महत्वपूर्ण कार्य वही है, उसी प्रकार से ही संबंधित है। जैसे कि एक बालक जब अपनी कक्षा में जाता है या विद्यालय के प्रवेश करता है तो उसे वहाँ समायोजन की आवश्यकता होती है। तो एक निर्देशन कर्मचारी के माध्यम से ही वह अपने आप को उस वातावरण में ढालने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से बालक को कौन सा पाठ्यक्रम चुनना है, किस प्रकार के विषय उसके भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे, वह कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इसमें भी एक शैक्षिक निर्देशन का कर्मचारी ही उसका सहयोग करता है, जिससे वो आसानी से एक सही पाठ्यक्रम का चुनाव कर सके और उस पर आगे बढ़ सके। उसी प्रकार से अगर जब वो बालक अपने वातावरण में समायोजित हो गया, वह सही पाठ्यक्रम का चुनाव कर लिया, उसने सही विद्यालय का चुनाव कर लिया, उसे किस प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना है, किस प्रकार से अपने शब्दों को सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना है, इस सभी कार्यों में एक सहयोगदाता का कार्य करता है शैक्षिक निर्देशन परामर्शदाता। तो ये एक मुख्य कार्य है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे आगे का टॉपिक है, आज पढ़ेंगे हम कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन क्या कार्य करता है। विभिन्न स्तर हुए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, शैक्षिक स्तर। वहाँ उस क्षेत्र में उस स्तर पर एक शैक्षिक निर्देशन की क्या भूमिका रहती है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक दोषपूर्ण प्रणाली है क्या कि शैक्षिक निर्देशन का जो कार्य है वो सिर्फ माध्यमिक या उच्चतर स्तर के लिए ही निर्मित किया गया है। उनका मानना ये है कि प्राथमिक स्तर के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि एक प्राथमिक स्तर जो होता है वहीं से अगर शैक्षिक निर्देशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए तो शिक्षा का कार्य और बेहतर हम बना सकते हैं। तो अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें तो प्राथमिक स्तर का कार्य क्या हुआ। प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है जब अपनी कक्षा में अपने विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो पहले अपने घर परिवार के वातावरण में रहता है, और वो वातावरण क्या हुआ, स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण, अपनी मर्जी से जीवन जीना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ उठना बैठना, कभी भी खेलना, कभी भी कुछ भी कार्य करना, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती। लेकिन जब उसी उम्र का बच्चा जब प्रथम स्तर पर प्रवेश करता है वह अपने विद्यालय में, तो वहाँ उसे कुछ बंदिश मिलती है। जैसे मैंने यहाँ टॉपिक में बताया है कि प्राथमिक स्तर में बालक घर के स्वतंत्र वातावरण को त्याग कर वह विद्यालय के नवीन वातावरण में प्रवेश करता है, और उस नवीन वातावरण में उसे प्रतिबंध कर दिया जाता है, और जहाँ वो समायोजन करने में उसे बड़ी कठिनता का अनुभव होता है। तो क्या वहाँ शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता नहीं होगी? वहाँ शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, और एक कक्षा अध्यापक उस निर्देशन की भूमिका को अदा करता है, उस निर्देशक की भूमिका को अदा करता है। तो आप ये जो शिक्षा प्रणाली में ये जो बात कही गई है कि एक शैक्षिक निर्देशन का जो अहम भूमिका का जो कार्य है वो सिर्फ माध्यमिक या उच्चतर क्षेत्र में ही होना चाहिए, ये गलत है। प्राथमिक स्तर पे भी निर्देशन का कार्य किया जाता है, और वो भूमिका एक कक्षा अध्यापक द्वारा ही निभाई जाती है। जब बालक अपने घर परिवार को त्याग कर छोड़कर जब नवीन वातावरण में प्रवेश करता है तो उसे ये फील कराया जाता है, उस कक्षा अध्यापक द्वारा, विषय अध्यापकों द्वारा ये महसूस कराया जाता है कि आप अपने ही घर में हैं, उसे वो घर का माहौल दिया जाता है। जो हम लोग ये प्ले स्कूल की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए बताई गई है, तो वहाँ पर पढ़ने के साथ मतलब खेलने के साथ साथ पढ़ाई की जाती है, या बोले कि पढ़ने के साथ साथ खिलाया जाता है, खेल खिलाए जाते हैं, जिससे बालकों के अंतर मन में ये महसूस ही ना हो, वो ये चीज़ ही महसूस ना कर पाए कि वह एक प्रतिबंधित वातावरण में है जहाँ उन्हें बांध दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर पुराने स्कूलों की बात करें तो वहाँ बालकों को, आज आधुनिक युग में बहुत परिवर्तन हो गया,
शैक्षिक निर्देशन को ध्यान में रखकर। तो पुराने समय की बात करें तो वहाँ पे बालकों को जब विद्यालय में प्रवेश करे तो बच्चे वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते थे, रो रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बीच में मम्मी पापा उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो बीच में ही स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, या माता पिता जब उसे स्कूल में प्रवेश करेंगे तो वो अपने अच्छे मन से खुश होकर कभी भी विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न समस्याओं का सामना उस बालक को करना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों को भी, कि किस प्रकार से वे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अग्रसर करें। वहाँ वो समायोजन उसके लिए करना बड़ा कठिनाई भरा हो जाता है। लेकिन जब आधुनिक युग में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई तो वहाँ प्ले स्कूल का निर्माण किया गया, वहाँ बालकों को बंदिश में नहीं रखा गया, बच्चों को विभिन्न प्रकार के खिलौनों के बीच में, खेल खिलौनों के बीच में उन्हें रखा गया, गार्डन में उन्हें विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री दी गई, जिससे बच्चे को लगा ही नहीं कि वो विद्यालय जा रहा है। और वही बालक, उसी उम्र के बालक जब वो विद्यालय में जाते हैं तो बड़ा खुश होकर जाते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं, हम अपने दोस्तों के संग खेलेंगे, हमारे टीचर बहुत अच्छी है, वो जो भी कुछ वो अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो प्रसन्नतापूर्वक उस विद्यालय में जाते हैं और समायोजन स्थापित करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है कि प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं तो वहाँ पर जो अध्यापक है वो कक्षा के छात्रों के साथ अधिक संपर्क में रहता है, और संपूर्ण जो उत्तरदायित्व होता है उस कक्षा अध्यापक के ऊपर ही होता है। छोटे छोटे बालक है वो उनका संपर्क कक्षा अध्यापक के साथ ही ज़्यादा रहता है, और कक्षा अध्यापक में विशेषकर जो मैम होती है, महिला जो अध्यापक होती है, वो वहाँ अपनी अहम भूमिका निभाती है। वो कहीं ना कहीं एक माँ का रोल भी प्ले करती है उस छोटे छोटे बच्चों के साथ में, जिससे उन्हें महसूस ही नहीं होता कि हम अपने घर पर हैं या विद्यालय में। तो पूरा उत्तरदायित्व कक्षा अध्यापक के ऊपर ही होता है अपने बच्चों को संभालना। उसके साथ साथ जब बच्चा आगे बढ़ता है प्राथमिक स्तर में, जब वो प्ले स्कूल से अगली कक्षा में बढ़ता है, उसके बाद आगे की कक्षा में बढ़ता है, तो वहाँ पर भी कक्षा अध्यापक एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं। कक्षा में झगड़ालू, डरपोक, शर्मीले, प्रतिभावान, विभिन्न प्रकार के श्रेणी वाले बालक रहते हैं। तो उन सभी बालकों की कैटेगरी को अलग अलग छांटना, उनमें से इस तरह के बालकों को अलग करना, वो सारा कार्य कक्षा अध्यापक का ही होता है। तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हो गई। उसके साथ साथ बालक कक्षा में प्रगति किस प्रकार से कर रहा है, उसका पूर्ण उत्तरदायित्व भी कक्षा अध्यापक पर ही होता है कि बालक की प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो क्या कमी है, उन सभी बातों का ध्यान कक्षा अध्यापक के ऊपर ही होता है। तो अगर हम बात करें शैक्षिक निर्देशन की, तो प्राथमिक स्तर में भी शैक्षिक निर्देशन की भूमिका कक्षा अध्यापक द्वारा निभाई जाती है। सेकंड हम स्तर देखेंगे माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर। माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर में तो शैक्षिक निर्देशन अपना कार्य करता ही है और बखूबी निभाता है। तो उसमें इस स्तर के जो बालक होते हैं वे अपने पाठ्यक्रम को चुनने का अधिकार रखते हैं। 9वीं 10वीं के बाद जब बालक अपने उच्चतर कक्षा में प्रवेश करता है तो वहाँ उन्हें पाठ्यक्रम को चुनने का, उसका चुनाव करने का अधिकार उन्हें दिया जाता है। तो वहाँ एक शैक्षिक निर्देशन ही एक सहयोगी का कार्य करता है कि आपको कौन सा पाठ्यक्रम चुनना है, कौन से विषय आपके भविष्य के लिए अच्छे होंगे, किस प्रकार के विषय को आप आगे लेकर कार्य कर सकते हैं और उसके लिए आगे की परीक्षा आपको कैसे देनी है, वो सारा कार्य शैक्षिक निर्देशन द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। सेकंड है, इस निर्देशन में विशेष योग्यता वाले जो अध्यापक होते हैं वही अध्यापन का कार्य करवाते हैं। शैक्षिक निर्देशन ये बात उन बच्चों को, उन माता पिता को, उस पूरे विद्यालय संगठन को ये स्पष्ट करता है कि अगर आपको उच्च स्तर की अगर आपको शिक्षा प्रदान करनी है बालकों को, तो आपको उस क्षेत्र से संबंधित विशेष योग्यता वाले अध्यापकों को ही रखना होगा अध्यापन कार्य करवाने के लिए, जिससे कि बालक अपने शैक्षिक कार्य को पूर्णता से कंप्लीट कर सके। अब ये नहीं हो कि अगर शिक्षक को हमने ऐसा रख लिया जो अपने ही विषय में विशेषज्ञ नहीं हो या अपनी विशेष योग्यता नहीं रखता हो, तो बालकों को वो क्या प्रदान करेगा। तो उच्चतर स्तर के लिए विशेष योग्यता वाले शिक्षक की आवश्यकता होती है अध्यापन कार्य करवाने के लिए। इस स्तर के बालकों को व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उनको निर्णय लेने के लिए कहा जाता है कि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, और इसके साथ उसकी सहयोगी कार्य कौन करेगा या उसका सहयोग कौन करेगा, शैक्षिक निर्देशन उसमें एक सहयोगी कर्ता का कार्य करता है।
एक बालक जब उच्चतर कक्षा में प्रवेश कर रहा है, वहाँ उसे व्यवसाय से संबंधित विषय लेने हैं, व्यापार से संबंधित विषय लेने हैं, उद्योग से संबंधित विषय लेने हैं। तो अगर इनसे संबंधित विषय लेने हैं तो वो ज्ञान कौन प्रदान करेगा? वो ज्ञान प्रदान करेगा उसी विषय से संबंधित विशेषज्ञ, वो कक्षा या विषय संबंधित अध्यापक होगा जो इस कार्य को पूर्ण करता है। वहाँ पर वही व्यक्ति क्या करेगा? शैक्षिक निर्देशन कर्मचारी की अहम भूमिका निभाएगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों ही स्तर की, चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक स्तर, उन दोनों ही स्तर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों स्तर में ही शैक्षिक निर्देशन कार्य अपना रोल अदा करता है और इस प्रकार से वह अपने कार्य को पूर्ण करता है। महत्वपूर्ण कार्य अगर शैक्षिक निर्देशन में निभाने का कार्य करता है तो प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक या उच्चतर स्तर, प्राथमिक में कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं और माध्यमिक और उच्चतर स्तर में अपने विषय में विशेषज्ञ योग्य या विशेष योग्यता रखने वाले अध्यापक अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, जिससे बालक अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक सभी क्षेत्र में अपना विकास करता हुआ वो अपने भविष्य को निर्मित करे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो आज यही पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।